नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसएरा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि किस प्रकार से निराश हो चुका था अल हज्जाज और वो प्रवेश करना चाहता था भारत के क्षेत्र पर, लेकिन सफलता के साथ प्रवेश करना चाहता था। ऐसी स्थिति पर वो क्या करता है? ऐसी स्थिति पर वो अपने पहली बार एक ज़बरदस्त काम करने वाला है। पहली बार वो क्या करता है कि अपने ही एक दामाद को, साथ ही साथ वो उसका भाई भी होता है, कहीं पर ये जिक्र होता है कि ये उसका क्या बोलूँ मैं, भतीजा भी होता है। तो इस बात पे मैं एकदम क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ कि वो एक्चुअली उसका क्या रिलेटिव होता है, लेकिन वो उसका दामाद ज़रूर होता है। तो अल हज्जाज अपने दामाद यानी इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, ये इसका पूरा नाम था, इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि मात्र 17 वर्ष का एक बालक था, उस पर विश्वास करके उसे भारत की धरती पर भेजता है। दोस्तों, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है आप समझिए कि 17 वर्ष के एक बालक पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, जिसने अभी तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया था, अपनी शक्तियों को उसने पहले प्रदर्शित किया था, लेकिन उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। जब बड़े बड़े सेनापति भारत को जीतने में सफल नहीं हो सके थे, तब उसने उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी को मानने से उसने बिल्कुल इनकार नहीं किया, क्योंकि जो कासिम था वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं बोलूँ, एक लड़ाका था। साथ ही साथ वो एक हिम्मत वाला व्यक्ति था, मतलब उसके अंदर बहुत अधिक हिम्मत थी। वो कभी भी किसी काम को करने से पीछे नहीं हटता था। ऐसी स्थिति पर वो स्वयं में एक बहुत खूंखार व्यक्ति था, धर्म का एक बड़ा प्रचारक था। उसके मन में एक बात बनी हुई थी कि हिंदू जो है उनको ख़त्म करके उससे अपने धर्म का प्रचार भी करना है। तो मेन जो उसका मोटो था वो साम्राज्य का विस्तार करना था। तो लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें भी थीं। ये बड़ी ही छोटी जगह पर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी तक आपको ध्यान रखना है कि धर्म का प्रचार जो है वो मेन मुद्दा नहीं है। यहाँ पर साम्राज्यवाद एक बहुत ही बड़ा मुद्दे के रूप में काम कर रहा था। अल हज्जाज के दिमाग में ये चीज़ लगातार चल रही थी, और अल हज्जाज ने क्या किया, अपने ही दामाद को यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर सजा करके मतलब अपनी खलीफा का समर्थन प्राप्त करके अपनी एक ज़बरदस्त सेना के साथ भारत में पहुंचता है। मैं उसकी सेना का भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा आपके सामने कि कितनी ज़बरदस्त सेना उसके पास थी जब उसने अटैक किया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि अरब का एक क्षेत्र आपको याद रखना है, मकरान था। मकरान यानी बलूचिस्तान, उनका एक मेन सेंटर सिंध के क्षेत्र पर था। ये बात आप लोग दिमाग में चिपका लीजिएगा, समझा लीजिएगा, रख लीजिएगा। तो होता क्या है कि जो इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम होता है, ये उमैयद खिलाफत का ही एक सैनिक होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अल हज्जाज थे वो भी उमैयद खिलाफत के ही एक सेनापति थे, रक्षा मंत्री थे। तो वो क्या करते हैं कि उमैयद खिलाफत के एक सैनिक यानी इमाउद्दीन मोहम्मद अकबर, जो उनका खुद का मोहम्मद कासिम उसको ही वो तैयार करके भेजते हैं। ये जो कासिम था, इसका जन्म 695 ईस्वी में हुआ था, 695 ईस्वी में हुआ था, और इसकी मृत्यु 715 में होती है। तो उसका जिक्र मैं आगे करूंगा आपसे कि कैसे होती है और क्या चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि कासिम अपने सेना का समर्थन प्राप्त करके, अपने गुरु अल हज्जाज का समर्थन प्राप्त करके, देखिए आपको मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि जिस प्रकार से भारत के इतिहास में मौर्य वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति जो चंद्रगुप्त मौर्य था, और जिसने नंद वंश जैसे मगध के बहुत बड़े शासक को, घनानंद को मार करके ख़त्म कर दिया था। और सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है कि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मगध वंश की अंत करने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति जिसे बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला जो व्यक्ति था, जिसने ये देखा था कि ये एक बहुत बड़ा लड़ाकू बन सकता है, एक बहुत अच्छा योद्धा बन सकता है, वो था चाणक्य। आप सभी जानते हैं चाणक्य यानी कौटिल्य को, यानी विष्णुगुप्त को अच्छी तरीके से जानते हैं, और विष्णुगुप्त ने उस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना था। तो एक गुरु का कितना ज़बरदस्त काम होता है आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक गुरु द्वारा एक बच्चे की प्रतिभा को पहचाना जाता है, और उसे मगध वंश के नींव को हिलाने के लिए, उसे युद्ध में हराने के लिए तैयार कर लिया जाता है। अंत में ऐसा होता भी है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने नंद वंश का खात्मा करके घनानंद को मार करके अपने मौर्य वंश की नींव को डाल देते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए दोस्तों हो रही है। मैं यहाँ पर स्वयं से ये बात बोल सकता हूँ कि अल हज्जाज एक बहुत ही ज़बरदस्त गुरु था, जिसने अपने ही शिष्य 17 वर्षीय बालक को उसमें इस प्रतिभा को पहचान लिया था कि वो भारत में सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल करने में सफल हो सकता है, और उसने ही अपने दामाद को, अपने अल मोहम्मद बिन कासिम को भारत की धरती पर आक्रमण के लिए भेज दिया। और होता क्या है, चलिए मैं बताता हूँ कि अब क्या होता है कि जब उसकी सेना वहाँ से चलती है अपने क्षेत्र से, तो यहाँ पर जो अल हज्जाज होता है वो अपने वहीं पर मक्का शहर में, कूफा नामक एक शहर होता है, मक्का में एक जगह होती है, इसे बोलते हैं कूफा। तो वहाँ पर वो बैठ करके इसको नियंत्रित कर रहा था, भेज रहा था, देख रहा था कि कैसे काम कर रहे हैं ये पहुँचता है मकरान। कहाँ पहुँचता है ये पहुँचता है मकरान नामक जगह पर ये पहुंचता है। और मकरान पर पहुंच करके देखिए, मैं आपको मकरान की स्थिति को दिखाता हूं यहाँ पर। ये मकरान की स्थिति कहाँ पर, फिर से वो आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत,
और ये प्यारे भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। मैं दिखाता हूँ आपको पश्चिमी जो भारत की सीमा है। आपको थोड़ा डाउट हो सकता होगा क्योंकि ये एक्चुअली आज की भारत की सीमा से जुड़ी हुई, मतलब भारत के जैसे मैप नहीं है, क्योंकि तब भारत की सीमा में पूरा देश आया करता था, यानी पश्चिमी काबुल और पाकिस्तान का क्षेत्र भी आता था। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा लगभग आप देखिएगा, ये ऐसे करके आता है और ये देखिए आपको आज का हाथ दिख रहा है ऐसे करके। तो ये भारत की सीमा है, ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है। इसके बगल में ही आपको ये बलूचिस्तान और ये जो आपको डार्क कलर का जो लाइन दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कलर चेंज करके। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी सिंध की सीमा है, यानी ये वो क्षेत्र था जहां पर शासन करता था दाहिर। तो ये वो सीमा है दाहिर की, सिंध क्षेत्र है। काफ़ी विशाल क्षेत्र था और ज़बरदस्त तरीके से शासन कर रहा था, लेकिन अरबियों द्वारा आक्रमण करने पर, क्योंकि आपको ये दिख रहा है ये पार्शिया है बगल में, पार्शिया मतलब हो गया ईरान का क्षेत्र, तो यहाँ से अटैक लगातार वो कर रहा था और अब वो सफल हो गया था इसी मकरान को जीतने में, यानी इस एरिया को जीतने में सफल हो गया था। यानी अब इतना बड़ा साम्राज्य जो क्षेत्र था ये अंडर में आ चुका था अरबों के। और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी, जब कासिम अटैक करता है तो सबसे पहले वो यहीं पर पहुँचता है, इसी मकरान में वो रुकता है और उसके पास कुछ और सेना भी आकर के जुड़ जाती है जो कि खलीफा के द्वारा भेजी गई थी। तो जो सेना खलीफा के द्वारा भेजी गई थी, उस सेना को लेकर के वो क्या करता है, वो देवल पर आक्रमण करता है। कहाँ पर आक्रमण करता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वो देवल पर आक्रमण करता है। मैं देवल के आक्रमण का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट में चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक फिगर के रूप में दिखा दिया ताकि आप सब कुछ देख सकें, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, यहाँ पर हर चीज़ एकदम क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो मकरान पहुँचता है और मकरान के बाद वो देवल पर आक्रमण करता है। दोस्तों देवल एक तटीय क्षेत्र था, एक बंदरगाह था, और ये जो आपके व्यापार के लिए, सिंध के व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में काम करता था, क्योंकि स्वयं में ये एक बंदरगाह था। ऐसे में जितने भी बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे सिंध के व्यापार के लिए, समुद्री जो सीमाएं होती थी वो उसमें काम करने वाले मतलब वो महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में काम करता था। मतलब कहने का ये हो गया कि जो देवल जो क्षेत्र था वो सिंध के जली व्यापार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करने वाला था, स्टेशन के रूप में काम करता था। परंतु क्या हुआ, यहाँ पर उसने देवल पर ही आक्रमण कर दिया। चलिए दिखाता हूँ, मैं आपको देवल की स्थिति को दिखा देता हूँ आपको एक बार। दोस्तों ये देखिए आपका मैप है और इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि आपको समुद्री क्षेत्र के आसपास का ये देखिए आप, ये हिस्सा है जिसे बोलते हैं देवल। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वो एरिया है जिसे बोलते हैं देवल। आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये अरब सागर है। तो अरब सागर के ही निकट देवल क्षेत्र था जो बंदरगाह के रूप में काम करता था, और मकरान से सीधा वो अटैक मारता है कहाँ की ओर, देवल की ओर। आप एकदम रास्ता देख पा रहे होंगे, आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मकरान से वो देवल पर अटैक करता है और देवल को जीतने में सफल हो जाता है। वो सफलता किस प्रकार प्राप्त करता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ से इस प्रकार से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे रूट में बढ़ता है। और ये आपको ब्राह्मणाबाद दिख रहा है, साथ ही साथ नीचे एक हिस्से पर आपको अरोर दिखता है। यहाँ पर आपको अरोर नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस जगह पर ये अरोर जो है वो हुआ करता था। अरोर वॉज द कैपिटल, अरोर जो थी वो कैपिटल थी सिंध क्षेत्र की। अरोर जो है कैपिटल थी सिंध क्षेत्र की, तो इसलिए से उस पर जीतना हासिल करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था उसके लिए। और मैं आपको बताऊं कि जो देवल जो क्षेत्र है वहाँ से अरोर की जो दूरी थी वो मात्र 150 मील की थी। मतलब 150 मील की दूरी पर ही अरोर जो था, मतलब अरोर स्थित था। और ऐसे में यहाँ पर सचेत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, किसके लिए, दाहिर के लिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत विपरीत होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि यहाँ पर आपको दाहिर के दो रूप देखने को मिलेंगे, जहाँ एक और आप देखते हैं कि दाहिर दो बड़े बड़े सेनापतियों को अकेले अपनी सेना के साथ हरा देता है, वहीं दूसरी ओर आपको यहाँ पर दाहिर का एक और रूप देखने को मिलेगा। तो मैं इसका जिक्र आने वाली क्लासों में करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देवल को जीत करके वह सिंध की ओर बढ़ता है। सिंध की जो मूल क्षेत्र होता है, यानी कैपिटल अरोर को, उसके बाद ब्राह्मणाबाद को, हैदराबाद जो साउथ का हैदराबाद है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर उसके एरिया में भी हैदराबाद एक जगह थी, वहाँ पर अटैक करता है। उसके बाद जीतने के बाद वो मुल्तान की ओर बढ़ता है। तो उसका अगर मैंने पीछे बोला था कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबियों द्वारा जीता हुआ पहला क्षेत्र कौन सा था, तो आपको बोलना होगा मकरान, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जीता हुआ पहला क्षेत्र कौन सा था, तो आप लोग क्या बोलोगे, देवल। देवल पहली जगह थी जहां पर जीता था। उसके बाद वो सिंध के मूल क्षेत्र पर पहुंचता है, यानी अरोर और ब्राह्मणाबाद और हैदराबाद को जीतते हुए आगे बढ़ता है। और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है मुल्तान। तो ये सीरियल मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप लोग उसको कहीं पर भी अपने पास दिमाग में रखना चाहे तो दिमाग में भी रख सकते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपसे। यहाँ पर होता क्या है कि
जो सेना होती है मोहम्मद बिन कासिम की, उसकी मैं जिक्र करता हूँ। दोस्तों उसकी सेना एक बहुत ही विशाल सेना थी। जब वो मक्का से चलता है अपनी सेना को लेकर के, उसके पास 15,000 सैनिकों की एक विशाल सेना होती है। 15,000 सैनिक होते हैं और उस 15,000 सैनिकों में 6,000 घोड़े होते हैं जो स्वयं खलीफा ने उसको दिए थे। 6,000 घोड़े, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6,000 घोड़ों को वो खलीफा से लेकर के चलता है। उसके पास 600 ऊँट होते हैं। इसके अतिरिक्त उसके पास पैदल सेना होती है और हाथियों की भी सेना होती है। यहाँ पर मैंने इसके जिक्र नहीं किया है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। जब उनको लेकर के वो आगे बढ़ता है तो उसको रास्ते में ही, मकरान के थोड़ा पूर्व में ही, आपको पहले ही उसको एक तोपखाना, विशाल तोपखाना उसको साथ में मिल जाता है। ये विशाल तोपखाने का मतलब ये हो गया जिसमें पत्थर फेंकने की विशेष कला हुआ करती थी, यानी पत्थरों के तोपखाने हुआ करते थे पर पत्थर उसमें बांध करके फेंके जाते थे। तो इसलिए लगभग 2500 तोपें उसके पास थी और 500 लोग थे इनको चलाने के लिए, स्पेशली केवल इसी काम के लिए रखे गए थे। ये लोग इसी काम को करते थे और इसमें पारंगत होते थे। ये इतनी बड़े तोपों की एक जखीरे को लेकर के आगे बढ़ता है और मकरान जब पहुंचता है तो मकरान में इसको 25,000 लोगों की सेना और प्राप्त हो जाती है। मतलब कहने का ये हो गया 15,000 ये थे और 10,000 इसको और प्राप्त होते हैं, तो उसके पास 25,000 की सेना हो जाती है। आगे मुल्तान तक पहुंचने पर उसके पास एक और विशाल सेना, यहाँ पर उसके पास ऊँटों की भी एक बहुत बड़ी सेना होती है और जुड़ती चली जाती है और 5,000 और जुड़ते हैं। कुल मिला के आप जब ये समझिए कि जब मुल्तान में पहुँचता है तो उसके पास लगभग 30-35,000 लोगों की सेना होती है। जो उसने कैसे प्राप्त किया था, जब वो किसी जगह पर जीत हासिल करता था तो वहाँ के लोगों को अपनी सेना में शामिल करता था, उनको गुलाम बनाता था, उनको मारता था, उनको लूटता था और वहाँ पर सामान को भी लाद के ले जाने का काम करते थे। तो ऐसी स्थिति पर ऊँटों को भी रखना ज़रूरी था, क्योंकि ऊँट जो है वो लूटे हुए सामान को ले जाने में काफ़ी अच्छे ढंग से मददगार साबित होते थे, क्योंकि जो ये क्षेत्र था ये थोड़ा सा रेतीला क्षेत्र था। ऐसी स्थिति पर यहाँ पर ये सब काम, ऊँट जो है वो घोड़े थे, इसके अतिरिक्त हाथी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन हाथियों की संख्या इनके पास कम थी, क्योंकि हाथी के अपेक्षा ये घोड़ों पे अधिक विश्वास करते थे। हमेशा से ही अरबियों ने घोड़ों पर अधिक विश्वास किया है हाथी की अपेक्षा, और भारतीय शासकों ने हमेशा से हाथियों पर अधिक विश्वास किया है अपेक्षाकृत घोड़ों के। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि किस प्रकार से इसने काम किया, किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। आपको मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था और इसकी माँ का नाम हबीबत अल उज़्मा था। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है कभी ना कभी आपके किसी एग्जाम में पूछ ली जाए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगली क्लास में मैं आपको दाहिर के और इस कासिफ के युद्ध के, भयंकर युद्ध के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। मैं आपको बताऊँगा कि देवल पर किस प्रकार से उसने विजय हासिल करी और किस प्रकार से उसने लूटा, साथ ही साथ उसने आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से दाहिर से लोहा लिया और उसको पराजित करने में सफल रहा। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।